Next topic of this chapter is a phenomena called Doppler effect. Doppler effect in sound. This phenomena was found or it was detected by a scientist Doppler. That's why this effect is called Doppler effect. Now ये जो Doppler effect है, it is applicable for all types of waves, whether it is sound wave or light wave. The Doppler effect is observed in sound wave as well as light wave. तो सबसे पहले हमको स्टडी करना है डॉपलर इफेक्ट इन साउंड. इस इफेक्ट को आपने बहुत बार एक्सपीरियंस भी किया है. यू ऑल हैव एक्सपीरियंस डॉपलर इफेक्ट मेनी टाइम्स, बट शायद अभी तक आपको मालूम नहीं था कि दिस इफेक्ट इज कॉल्ड डॉपलर इफेक्ट. टू अंडरस्टैंड डॉपलर इफेक्ट, लेट अस टेक वन एग्जांपल. और एग्जांपल है रेलवे ट्रेन and observers standing on the platform. In place of railway train, we can take car also, car moving on the road. तो हम लोग एग्जाम्पल कंसिडर कर रहे हैं रेलवे ट्रेन एंड ऑब्जर्वर स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म. तो एक रेलवे ट्रेन इज पासिंग थ्रू द प्लेटफॉर्म. ये प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने वाली है रेलवे ट्रेन. An observer is standing on the platform. In this case, observer will be listener because sound को सुनना है. But we'll call it observer. But यहाँ पे observer का काम क्या है? Listener. तो observer or listener is standing on the platform, railway platform, and train is passing through this platform. और ये जो ट्रेन है उस ट्रेन का ड्राइवर हॉर्न ब्लो कर रहा है या विसल ब्लो कर रहा है. एंड उस हॉर्न का या उस विसल का एक्चुअल फ्रीक्वेंसी या एक्चुअल पिच मान लेते हैं एन. तो ड्राइवर ऑफ दिस ट्रेन इज ब्लोइंग द विसल या ही इज ब्लोइंग द हॉर्न ऑफ फ्रीक्वेंसी एन एंड ट्रेन इज इन मोशन. ना एक ट्रेन इज इन मोशन तो पहले जो ट्रेन है ये ऑब्जर्वर की टुवर्ड्स आएगा. तो इसका मतलब पहले केस में ट्रेन इज मूविंग टुवर्ड्स और इट इज अप्रोचिंग द ऑब्जर्वर. और फिर ये ट्रेन ऑब्जर्वर को पास करके फिर उससे दूर जाएगा. तो सेकंड केस क्या होगा? ट्रेन मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर. और यहां पे ट्रेन विल एक्ट एज सोर्स ऑफ साउंड बिकॉज हॉर्न इज ब्लोन फ्रॉम द ट्रेन. सो हॉर्न इज अ सोर्स ऑफ साउंड, बट ये हॉर्न ट्रेन के अंदर है तो ट्रेन विल एक्ट एज सोर्स ऑफ साउंड. और इस ट्रेन के देखो दो मोशन है रिलेटिव टू ऑब्जर्वर. पहले केस में ट्रेन इज मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर एंड सेकंड केस में ट्रेन इज मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर. इसका मतलब इन दिस एग्जाम्पल देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द सोर्स ऑफ साउंड एंड द ऑब्जर्वर और लिसनर. तो ऑब्जर्वर जो फ्रीक्वेंसी को रिसीव करेगा या ऑब्जर्वर जो फ्रीक्वेंसी को ऑब्जर्व करेगा, इट विल बी डिफरेंट देन द फ्रीक्वेंसी एमिटेड बाय द सोर्स ऑफ साउंड. यहां पे ट्रेन विल एक्ट एज सोर्स ऑफ साउंड. तो बिकॉज ऑफ द रिलेटिव मोशन बिटवीन द सोर्स ऑफ साउंड एंड द ऑब्जर्वर, frequency measured by the observer will be different than the frequency emitted by the source of sound. अभी ऑब्जर्वर जो फ्रीक्वेंसी को या पिच को मेजर करेगा उसको बोलेंगे एपरेंट फ्रीक्वेंसी. एपरेंट फ्रीक्वेंसी का मतलब ये रियल फ्रीक्वेंसी नहीं होगा, ये सिर्फ ऑब्जर्वर को फील होगा. दैट्स व्हाई इट इज एपरेंट, जो ऑब्जर्वर को फील होगा. तो ऑब्जर्वर ने जो फ्रीक्वेंसी को मेजर किया है उसको बोलेंगे एपरेंट फ्रीक्वेंसी और एपरेंट पिच, इसको एन ए बोलेंगे. और सोर्स ऑफ साउंड जो फ्रीक्वेंसी एमिट कर रहा है उसको बोलेंगे एन. तो देयर इज ऑलवेज एपरेंट चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड. देयर इज ऑलवेज एपरेंट चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड ड्यू टू द रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स ऑफ साउंड एंड द ऑब्जर्वर. का मतलब ये जो ऑब्जर्वर है ये एक्चुअल फ्रीक्वेंसी को मेजर नहीं करेगा. ऑब्जर्वर विल मेजर फ्रीक्वेंसी विच इज डिफरेंट देन द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी या एक्चुअल पिच.
ड्यूरिंग टुवर्ड्स मोशन का मतलब व्हेन द ट्रेन इज अप्रोचिंग द ऑब्जर्वर, apparent frequency is found to be greater than the actual frequency. So NA will be greater than N during towards motion. And when the train is moving away from the observer, then during away motion, apparent frequency measured by the observer will be less than the actual frequency. और ये भी आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि when the train is approaching the platform, and if the driver is blowing the whistle or blowing the horn, then the frequency appears to increase. And when the train leaves away from the platform, if it moving away from the platform, then the frequency of the whistle goes on decreasing. Same thing happen in the case of car on the road. So if you are standing at the corner of the road and car is moving with a very high velocity, then the frequency of the motion of the car will appear to increase when the car is moving towards you. And when the car moves past away from you, then the frequency goes on decreasing. Same thing happens with the aeroplane. If you are walking on the road and if there is aeroplane moving overhead, तो अगर aeroplane आपकी तरफ आ रहा है, aeroplane is moving overhead in the sky. But when the aeroplane is moving towards you, then the sound of this aeroplane in air appears to increase. And when the aeroplane moves past you, away from you, then the sound of that air goes on decreasing. So this particular phenomena is called as Doppler effect. Now what is the statement of Doppler effect? This is statement of Doppler effect. The apparent change. Apparent का मतलब virtual, which is not real. ये सिर्फ ऑब्जर्वर फील करेगा, ये सिर्फ ऑब्जर्वर मेजर करेगा. तो जो रियल नहीं होता है वो अपरेंट होता है. The apparent change in the frequency or pitch of sound due to the relative motion between source of sound and the observer. Relative motion जरूरी है. Relative motion between source of sound and observer जरूरी है. So this phenomenon is called Doppler effect. So what is Doppler effect? The apparent change in the frequency of sound or the pitch of sound due to the relative motion between source of sound and the observer is called Doppler effect. Doppler effect is a wave phenomena. का मतलब Doppler effect wave में possible है. It may be sound wave, it may be light wave. Doppler effect holds for sound wave as well as electromagnetic waves such as light. Light is an electromagnetic wave. तो Doppler effect sound में भी ऑब्जर्व होता है, Doppler effect light में भी ऑब्जर्व होता है. For the waves which require medium, these waves are called mechanical waves. So for the waves which require medium for the propagation, apparent frequency जो observer measure कर रहा है, तो apparent frequency measured by the observer depends upon three factors. Number one, apparent frequency depends upon velocity of the source of sound. इसको मतलब Vs बोलेंगे, यहाँ पे S का मतलब source of sound. Number two, velocity of the observer या velocity of the listener, इसको मतलब Vo कॉल करेंगे. Vo का मतलब observer. And apparent frequency also depends upon velocity of medium or velocity of wind. तो velocity of medium या velocity of wind को हम लोग Vw कॉल करेंगे. तो इन फैक्टर्स पे apparent frequency डिपेंड करेगा. तो ये हो गया स्टेटमेंट ऑफ Doppler effect. नाउ लेट अस डिराइव द फॉर्मूले. डिफरेंट केसेस फॉर द कैलकुलेशन ऑफ apparent frequency. अभी हम लोग स्टडी करेंगे हाउ टू कैलकुलेट apparent frequency observed by the listener या observer in Doppler effect. But for the calculation of apparent frequency हम लोग different cases को कंसिडर करेंगे. और ये different cases होंगे about relative motion between observer and source of sound. Because Doppler effect तभी applicable होगा when source of sound and observer के बीच में relative motion होगा. Case number 1. In case number 1, source of sound is moving and observer will be at rest. ये होगा case number 1. तो case number 1 में source of sound move करेगा, observer will be at rest. यहाँ पे observer का मतलब listener. तो let V be the velocity of sound.
let v be the velocity of sound in air, and velocity of sound will remain constant. यहां पे O stands for observer, S stands for source. VO होगा velocity of observer, VS होगा velocity of source. But case 1 में observer is at rest, so velocity of observer will be 0 because observer rest पे है, तो observer का velocity 0 होगा. And case 1 में source of sound motion में है, तो velocity of source will have a finite value. But अगर source motion में है तो उसके दो केसेस होंगे. सोर्स ऑफ साउंड मोशन में है, ऑब्जर्वर एट रेस्ट है. तो इफ सोर्स इज इन मोशन देयर आर टू केसेस. आइदर सोर्स ऑफ साउंड विल मूव टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, ऐसे मूव करेगा, और सेकंड केस क्या होगा, सोर्स ऑफ साउंड मूव्स अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर. तो व्हेन सोर्स ऑफ साउंड इज मूविंग वी हैव टू केसेस. आइदर सोर्स ऑफ साउंड मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर या सोर्स ऑफ साउंड मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर. तो दोनों केस में एपरेंट फ्रीक्वेंसी मेजर बाय ऑब्जर्वर कितना होगा ये हम लोग डिराइव करेंगे. फिर सेकंड केस होगा ऑब्जर्वर इज मूविंग, सोर्स ऑफ साउंड इज एट रेस्ट. तो सोर्स ऑफ साउंड रेस्ट पे होगा सेकंड केस में, तो वेलोसिटी ऑफ सोर्स ऑफ साउंड वीएस होगा 0 एंड ऑब्जर्वर इज मूविंग. तो इफ ऑब्जर्वर इज मूविंग, ऑब्जर्वर के दो टाइप के मोशन होंगे. एक होगा ऑब्जर्वर इज मूविंग टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ साउंड एंड दूसरा होगा ऑब्जर्वर इज मूविंग अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ साउंड. तो VO होगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर. तो इन दो केसेस में एपरेंट फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वर कितना मेजर करेगा ये भी हम लोग डिराइव करेंगे. और फिर आएगा केस नंबर 3. केस नंबर 3 में दोनों मूविंग होंगे, ऑब्जर्वर एंड सोर्स ऑफ साउंड बोथ आर इन मोशन. तो थर्ड केस होगा सोर्स एंड ऑब्जर्वर बोथ आर मूविंग. नाउ इफ बोथ आर मूविंग अगेन वी हैव टू केसेस. आइदर सोर्स एंड ऑब्जर्वर मूव टुवर्ड्स ईच अदर और सोर्स एंड ऑब्जर्वर मूव अवे फ्रॉम ईच अदर. या तो सोर्स एंड ऑब्जर्वर ऐसे टुवर्ड्स मूव करेंगे या सोर्स एंड ऑब्जर्वर मूव अवे फ्रॉम ईच अदर. तो इसमें भी दो केस होंगे. तो हर एक केस में एपरेंट फ्रीक्वेंसी कितना होगा ये हमको डिराइव करना है. तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं केस 1 के फॉर्मूला से. ओके, लेट अस स्टार्ट कैलकुलेशन ऑफ केस 1. व्हाट इज केस 1? केस 1 में सोर्स ऑफ साउंड मूविंग होगा एंड ऑब्जर्वर स्टेशनरी होगा. तो केस 1 देखो, सोर्स ऑफ साउंड इज मूविंग टुवर्ड्स द स्टेशनरी ऑब्जर्वर. ऑब्जर्वर इज एट रेस्ट. ठीक है, तो एस का मतलब सोर्स ऑफ साउंड, ओ का मतलब ऑब्जर्वर. और यहां पे ऑब्जर्वर स्टेशनरी है का मतलब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर 0 है एंड सोर्स ऑफ साउंड इज मूविंग. सो लेट VS be the velocity of source of sound. Let VS with the velocity of source of sound, और source of sound का motion कहां पे, towards the observer का motion, the velocity का direction ऐसे towards the observer. Let L be the initial distance between source and the observer. तो source and observer के बीच का जो initial distance है उसको define करो L. Let N be the actual frequency or the true frequency of sound emitted by the source. तो ये जो source sound wave emit कर रहा है उसका actual frequency N define करेंगे. तो N होगा actual frequency emitted by the source. और ये जो actual frequency होगा ये constant होगा. तो source जो frequency of sound emit कर रहा है वो constant होगा. Frequency का मतलब number of waves per second. What is frequency? Number of waves per second. और यहां पे सोर्स साउंड एमिट कर रहे हैं एंड साउंड होता है लॉन्गिट्यूडिनल वेव. लॉन्गिट्यूडिनल वेव कंसिस्ट ऑफ कंप्रेशन एंड रेफ्रैक्शन. ओके, तो सोर्स ने जो फ्रीक्वेंसी एमिट किया है साउंड का मतलब नंबर ऑफ वेव्स जो एमिट किया है पर सेकंड वो कांस्टेंट होगा. ओके, नाउ सोर्स एमिट साउंड वेव. अभी हम लोग सिर्फ साउंड वेव का कंप्रेशन पार्ट डिस्कस करेंगे, सिर्फ कंप्रेशन पार्ट ही स्टडी करेंगे.
जबकि साउंड वेव कंसिस्ट ऑफ अल्टरनेट कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन, बट डेरिवेशन में सिर्फ कंप्रेशन पल्स को ही हम लोग कंसिडर करेंगे। तो सोर्स जो है वो एमिट कर रहे हैं साउंड, बट हम लोग कंसिडर करें साउंड का सिर्फ कंप्रेशन पार्ट। तो सोर्स विल एमिट साउंड दैट इज कंप्रेशन वेव विथ अ स्पीड v। तो सोर्स ने जो साउंड एमिट किया है उस साउंड का स्पीड कितना होगा v, ठीक है। एंड रेगुलर टाइम पीरियड के साथ वो साउंड एमिट होगा, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होगा 1/n। टाइम पीरियड इज रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। यहां पे टाइम पीरियड का मतलब टाइम इंटरवल बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन, बिकॉज हम लोग सिर्फ कंप्रेशन पार्ट से ही डेरिवेशन कर। तो अगर टाइम पीरियड ऑफ अ साउंड कैपिटल T है तो ये T होगा, ये कैपिटल T होगा दो कंप्रेशन, दो सक्सेसिव कंप्रेशन के बीच का टाइम इंटरवल, और वो कितना होगा 1/n, बिकॉज पीरियड इज रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। ओके, नाउ लुक एट द नेक्स्ट स्टेप। एट टाइम t इक्वल्स टू 0 का मतलब स्टार्टिंग में, तो एट टाइम t इक्वल्स टू 0 का मतलब एट द स्टार्ट, सपोज द सोर्स is at a distance L from the observer, तो distance between source and the observer is L at the start, का मतलब टाइम कितना होगा 0, and it emits a compression pulse। तो यहां पे सोर्स ने पहला कंप्रेशन एमिट किया, कंप्रेशन के बाद रेयरफैक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर रेयरफैक्शन, ऐसे वो कंटिन्यूअसली साउंड वेव एमिट करेगा। तो ये मैंने ड्रॉ किया कंप्रेशन पल्स। तो एट t इक्वल 0 सोर्स ने पहला कंप्रेशन एमिट किया है, और फिर वो कंप्रेशन ट्रैवल करेगा डिस्टेंस L एंड दैट कंप्रेशन इज रिसीव्ड बाय द ऑब्जर्वर। तो टाइम टेकन बाय द फर्स्ट कंप्रेशन टू रीच द ऑब्जर्वर पहले फाइंड करते हैं। तो एट टाइम 0 जो सोर्स ने कंप्रेशन एमिट किया है वो कंप्रेशन जब ये ऑब्जर्वर रिसीव करेगा तो इसके बीच में ड्यूरेशन कितना होगा, टाइम कितना होगा, वो हमको फाइंड करना है। तो फर्स्ट कंप्रेशन रीचेस द ऑब्जर्वर एट टाइम t1, तो टाइम क्या होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, बिकॉज हमको पता है स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो t1 होगा L अपॉन v। दिस इज टाइम टेकन बाय द फर्स्ट कंप्रेशन टू रीच द ऑब्जर्वर। तो 0 सेकंड पे सोर्स ने एक कंप्रेशन पल्स एमिट किया था, वो कंप्रेशन पल्स ऑब्जर्वर तक ट्रैवल हुआ, ऑब्जर्वर ने उस कंप्रेशन को सुना, तो उसमें टाइम ड्यूरेशन होगा L अपॉन v, टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। अभी फर्स्ट कंप्रेशन एमिट करने के बाद सोर्स विल एमिट नेक्स्ट कंप्रेशन, तो सोर्स विल एमिट नेक्स्ट कंप्रेशन आफ्टर टाइम इंटरवल कैपिटल T, वेयर कैपिटल T इज टाइम पीरियड। तो पहला कंप्रेशन एमिट करने के बाद दूसरा कंप्रेशन सोर्स एमिट करेगा आफ्टर टाइम कैपिटल T, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। टाइम पीरियड होता है टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कंप्रेशन। तो नेक्स्ट कंप्रेशन विल बी एमिटेड बाय द सोर्स आफ्टर टाइम T, where T is time period, where T is 1/n। बट इस टाइम पीरियड के ड्यूरेशन में, मतलब ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल सोर्स जो है वो भी आगे मूव कर रहा है, बिकॉज सोर्स तो यहां पे मूविंग है। तो व्हाट इज डिस्टेंस ट्रैवल बाय द सोर्स इन अ टाइम इंटरवल कैपिटल T? तो डिस्टेंस होगा vs इंटू t, बिकॉज डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम। तो सोर्स का स्पीड कितना है vs और टाइम कितना है कैपिटल T। तो इन ड्यूरेशन कैपिटल T, इन टाइम ड्यूरेशन कैपिटल T, डिस्टेंस ट्रैवल बाय द सोर्स विल बी vs इंटू t, का मतलब कैपिटल T टाइम के बाद सोर्स यहां से मूव करके यहां पे आ गया। तो डिस्टेंस ट्रैवल बाय द सोर्स इन कैपिटल T टाइम विल बी vst टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। एंड अभी डिस्टेंस कितना होगा सोर्स एंड ऑब्जर्वर के बीच में, इट विल बी L माइनस vst। सो नाउ द डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर इज L माइनस vst। तो नाउ सोर्स इज क्लोजर टू द ऑब्जर्वर, ठीक है। सो न्यू डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर इज L माइनस vst। तो अभी सोर्स जो है वो सेकंड कंप्रेशन एमिट करेगा। तो आफ्टर टाइम T सोर्स विल एमिट, आफ्टर टाइम T सोर्स विल एमिट नेक्स्ट कंप्रेशन। Second compression pulse reaches the observer at time t2.
So let T2 be the time taken by the second compression to reach the observer. तो second compression यहां से emit हुआ है and second compression को, ये था first compression, यह है second compression. तो second compression को observer तक आने के लिए टाइम कितना लगेगा? तो वो टाइम को मैंने कॉल किया T2. तो T2 होगा कैपिटल T प्लस टाइम टेकन टू ट्रेवल दिस डिस्टेंस. ये डिस्टेंस कितना है? L माइनस VST अपॉन स्पीड. तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा टाइम. सो टोटल टाइम T2 होगा कैपिटल T प्लस L माइनस VST अपॉन V. दिस इज टाइम टेकन फॉर द सेकेंड कंप्रेशन टू रीच द ऑब्जर्वर. तो फर्स्ट कंप्रेशन का टाइम इंटरवल L बाय V है, सेकेंड कंप्रेशन का टाइम इंटरवल ये है. Now we calculate time interval between two successive compression pulses received by the observer. तो ऑब्जर्वर दो कंप्रेशन के बीच में कितना टाइम इंटरवल मेजर करेगा, ये हमको कैलकुलेट करना है. एंड दिस टाइम इंटरवल मेजर बाय द ऑब्जर्वर को बोलेंगे एपरेंट टाइम इंटरवल या एपरेंट पीरियड. Why apparent? Because this time period is measured by observer. Actual time period capital T है, वो तो constant है. अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे apparent time period measured by observer. Apparent time period का मतलब दो consecutive compression के बीच का time interval. तो apparent time period measured by the observer, इसको हम लोग कॉल करेंगे TA. यहाँ पे A का मतलब apparent. तो apparent time period between the two consecutive compression will be T2 minus T1. T2 minus T1. तो T2 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और T1 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो. इसको लिख सकते हैं हम लोग L अपॉन V माइनस ऑफ VST अपॉन V. तो L अपॉन V कैंसल. तो we get T माइनस ऑफ VS अपॉन V इंटू T. फिर इसमें से T कॉमन आएगा. तो taking T common we get 1 minus of Vs upon V. यहाँ पे Vs का मतलब velocity of source of sound और V का मतलब velocity of sound. So therefore T apparent will be equal to, इसको subtract करो तो ये होगा V minus Vs upon V into T. तो T apparent मिल गया V minus Vs upon V into T. but ये हो गया apparent time period. अभी हम लोग फाइंड करेंगे apparent frequency. अभी हम लोग फाइंड करेंगे एपरेंट फ्रीक्वेंसी. अभी अब तक हमको क्या मिला है? एपरेंट टाइम पीरियड मिला है. एपरेंट फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड का मतलब हमको सिर्फ इसका रेसिप्रोकल लेना है. तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड एज हर्ड बाय द ऑब्जर्वर. तो ऑब्जर्वर को जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देगा दैट इज एपरेंट फ्रीक्वेंसी. ऑब्जर्वर जो फ्रीक्वेंसी मेजर करेगा दैट इज एपरेंट फ्रीक्वेंसी. सोर्स ने जो साउंड एमिट किया है उसका फ्रीक्वेंसी होगा एक्चुअल फ्रीक्वेंसी. ऑब्जर्वर जो साउंड का फ्रीक्वेंसी मेजर करेगा वो होगा एपरेंट फ्रीक्वेंसी. तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी NA, यहाँ पे A का मतलब एपरेंट. तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी NA विल बी रेसिप्रोकल ऑफ एपरेंट टाइम पीरियड. तो 1/TA का मतलब इसका रेसिप्रोकल. तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? V अपॉन V माइनस VS इंटू 1/T. इसका मैंने रेसिप्रोकल लिया है. तो V अपॉन V माइनस VS इंटू 1/T. But 1/T is actual frequency. 1 time period is actual frequency. तो 1/T को मैंने N लिया. तो finally we get the formula for apparent frequency. तो apparent frequency of sound heard by the observer is V upon V minus VS into N. What is NA? NA is apparent frequency heard by the observer. What is N? N is the actual frequency emitted by the source. V होगा velocity of sound and Vs होगा velocity of source of sound. Now यहाँ पे अगर हम लोग NA और N को कंपेयर करेंगे तो look at this bracket. इस ब्रैकेट में V है न्यूमरेटर में और V माइनस VS है डिनोमिनेटर में. तो अगर आप V में से VS को माइनस करोगे तो डिनोमिनेटर विल बी लेस देन न्यूमरेटर. And if denominator is less than numerator, this ratio will be greater than 1. And अगर ये ब्रैकेट greater than 1 होगा तो NA will be greater than N होगा. तो यहाँ पे apparent frequency is greater than actual frequency.
तो कंक्लूजन क्या होगा? पिच और द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड appears to increase when the source moves towards the stationary observer. तो अगर ये source of sound towards the stationary observer move करेगा तो apparent frequency measured by the observer will be greater than true frequency. का मतलब apparent frequency appear to increase. appear to increase का मतलब observer को सिर्फ feel होगा कि frequency increase हो रहा है, actual में frequency increase नहीं हो रहा है, ये तो सिर्फ ऑब्जर्वर का परसेप्शन होगा. तो दिस इज केस नंबर 1. सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स द स्टेशनरी ऑब्जर्वर. ये जो हमने केस स्टडी किया उसमें सोर्स का मोशन था टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर. इसमें देखो एक दूसरा केस, if source is moving away from the stationary observer, का मतलब अगर ये source away from the observer move करे, observer is at rest and source is moving away from the observer, तो उस केस में हम लोग सिमिलर डेरिवेशंस को कर सकते हैं जैसे हमने ये किया. सिर्फ इस केस में क्या होगा, आपको Vs का साइन चेंज करना है, बाकी सब वैल्यू सेम होंगे. Only change the sign of Vs. Vs का मतलब velocity of source. तो सिर्फ Vs का साइन चेंज होगा. तो यहां पे माइनस Vs है, ये हो जाएगा प्लस Vs. तो इस केस में when the source is moving away from the observer, apparent frequency का फॉर्मूला होगा V upon V plus Vs into N. This is apparent frequency heard by the observer when the source is moving away. Na equals to V upon V plus Vs into N. यहां पे अगर हमने apparent frequency को actual frequency से कंपेयर किया तो देखो न्यूमरेटर में V है, डिनोमिनेटर में V plus Vs है, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर, सो दिस रेशियो विल बी लेस देन 1. अगर ये रेशियो लेस देन 1 होगा तो Na विल बी लेस देन N होगा. इसका मतलब कंक्लूजन क्या होगा? पिच ऑफ साउंड या फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड appears to decrease when the source of sound moves away from stationary observer. तो कंक्लूजन होगा ड्यूरिंग टुवर्ड्स मोशन apparent frequency increases, during away motion apparent frequency will decrease. Let us now start case number 2 of Doppler effect. Case 2 में observer is moving towards the stationary source of sound. तो case 2 में source of sound will remain stationary and observer is moving towards the stationary source of sound. तो second case में source of sound at rest है तो velocity of source becomes 0. V is का मतलब velocity of source of sound, ये 0 होगा because source of sound is at rest. And observer is in motion and observer is moving towards the source. ये ऐसे move कर रहा है towards the source. Let Vo be the velocity of observer. Now ये जो source है ये sound wave emit कर रहा है और ये sound wave source से observer तक travel कर रहा है. Sound wave is a longitudinal wave. It travels in the form of compression and rarefaction. तो हम लोग सिर्फ compression part को ही स्टडी करेंगे डेरिवेशन, बट साउंड वेव compression एंड rarefaction के फॉर्म में ट्रेवल करेगा. तो compression are emitted by this sound source at regular interval. तो पहले फर्स्ट कंप्रेशन एमिट होगा, उसके बाद नेक्स्ट कंप्रेशन, उसके बाद थर्ड कंप्रेशन एंड सो ऑन. सो ये हो गया कंप्रेशन पल्सेस. तो ये जो मैंने वेव ड्रॉ किया है उसको हम लोग एज्यूम करेंगे एज कंप्रेशन पल्स. ठीक है. एंड साउंड विल ट्रैवल का मतलब ये जो कंप्रेशन है इट विल ट्रैवल विद द स्पीड v, वेयर v इज स्पीड ऑफ साउंड. सबसे पहले let n be the actual frequency or the true frequency of sound wave emitted by the source. तो सोर्स जो साउंड एमिट करेगा उसका एक्चुअल फ्रीक्वेंसी n होगा, उसका ट्रू फ्रीक्वेंसी n होगा. फ्रीक्वेंसी का मतलब नंबर ऑफ वेव्स एमिटेड बाय द सोर्स पर सेकंड. एंड वन लॉन्गिट्यूडिनल वेव कंसिस्ट ऑफ वन कंप्रेशन एंड वन रेयरफैक्शन. तो n होगा एक्चुअल फ्रीक्वेंसी और द ट्रू फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड एमिटेड बाय द सोर्स.
ना सोर्स जो साउंड वेव एमिट करेगा, हम लोग सिर्फ साउंड वेव का कंप्रेशन पार्ट ही कंसिडर करेंगे, तो दैट कंप्रेशन पल्स विल ट्रैवल विद द स्पीड v एट अ रेगुलर टाइम इंटरवल. टाइम पीरियड का मतलब टाइम इंटरवल बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन. तो सोर्स जो कंप्रेशन एमिट करेगा, तो दो सक्सेसिव कंप्रेशन के बीच में जो टाइम इंटरवल होगा, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड. एंड टाइम पीरियड इज रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी. तो t होगा 1/n, वेयर n इज एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, और t होगा एक्चुअल टाइम पीरियड. यहां पे टाइम पीरियड का मतलब टाइम इंटरवल बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन. नेक्स्ट पॉइंट, तो एट एनी इंस्टेंट सेपरेशन बिटवीन टू कंप्रेशन पल्सेस लैम्डा विल बी v into t. सेपरेशन का मतलब डिस्टेंस, एंड डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन इज वेवलेंथ, दैट इज लैम्डा. तो wavelength of longitudinal wave is a distance between two consecutive compression. तो दो consecutive compression के बीच में जो distance होगा v into t, because distance होता है speed into time, और यहाँ पे time होगा capital T, that is time interval, time period. तो किसी भी दो consecutive compression pulse के बीच में distance होगा v into t. Now when the observer receive the compression pulses, जब भी एक compression pulse observer receive करेगा, तो अगला compression उससे कितना distance पे होगा vt. Try to understand. When observer receive one compression pulse, the next compression pulse is at a distance vt away from it. तो कोई एक compression जब भी observer के पास पहुंचेगा, उसके पहले वाला compression का मतलब उसके बाद वाला compression जो है वो उससे डिस्टेंस vt पे होगा. फिर ये कंप्रेशन जब भी ऑब्जर्वर के पास पहुंचेगा, तो नेक्स्ट कंप्रेशन यहां पहुंचेगा, तो फिर उसका भी डिस्टेंस उससे vt डिस्टेंस पे होगा. ठीक है. सो व्हेन वन कंप्रेशन रिसीव्स द ऑब्जर्वर, नेक्स्ट कंप्रेशन पल्स इज एट डिस्टेंस vt अवे फ्रॉम इट. Second compression pulse moves towards the observer with the speed v, and also observer moves towards it with the speed v naught. अभी सिचुएशन को समझो. तो ये कंप्रेशन पहुंचने के बाद, फर्स्ट कंप्रेशन पहुंचने के बाद अभी क्या हो रहा है, सेकंड कंप्रेशन जो है वो ऑब्जर्वर की तरफ ट्रैवल कर रहा है, एंड ऑब्जर्वर इज आल्सो मूविंग टुवर्ड द सोर्स. तो मतलब ये जो सिचुएशन था ये 0 सेकंड पे था, उसके बाद ऑब्जर्वर का मोशन शुरू हो गया, तो अभी ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ मूव कर रहा है, और ये जो सेकंड कंप्रेशन है ये ऑब्जर्वर की तरफ मूव कर रहा है. इसका मतलब ये जो सेकंड कंप्रेशन पल्स है ये आफ्टर सम टाइम ऑब्जर्वर के पास आएगा. इसका मतलब ऑब्जर्वर के लिए फर्स्ट कंप्रेशन एंड सेकंड कंप्रेशन का टाइम गैप ये होगा. तो मतलब ऑब्जर्वर जो टाइम पीरियड मेजर करेगा दो कंप्रेशन के बीच का, वो ये होगा फर्स्ट कंप्रेशन एंड सेकंड कंप्रेशन, बिकॉज सेकंड कंप्रेशन ऑब्जर्वर के पास यहां पहुंचा. तो लेट TA बी द एपरेंट टाइम पीरियड मेजर बाय ऑब्जर्वर. मतलब ऑब्जर्वर जो टाइम पीरियड मेजर कर रहा है वो होगा TA, वेयर TA इज एपरेंट टाइम पीरियड एंड T होगा एक्चुअल टाइम पीरियड. But due to the motion of the observer, time period of two consecutive compression will not be same as t. It will be different because observer motion में है. तो if TA is a time period between two compression measured by observer, तो फिर ये जो compression pulse है, ये जो compression pulse है, इसने टाइम TA के अंदर कितना डिस्टेंस कवर किया, v into TA. और ऑब्जर्वर ने उसी टाइम के अंदर कितना डिस्टेंस कवर किया, v naught TA. बिकॉज ऑब्जर्वर का स्पीड v naught है और कंप्रेशन का स्पीड v है, वेयर v इज स्पीड ऑफ साउंड. तो ड्यूरिंग टाइम इंटरवल TA ऑब्जर्वर ने कितना डिस्टेंस कवर किया, v naught TA, वेयर v naught इज स्पीड ऑफ द ऑब्जर्वर. एंड ये जो कंप्रेशन पल्स है, सेकेंड कंप्रेशन पल्स जो टुवर्ड्स ऑब्जर्वर ट्रैवल कर रहा है, इस सेकेंड कंप्रेशन पल्स ने कितना डिस्टेंस कवर किया, v into TA. और ऑब्जर्वर ने सेकेंड कंप्रेशन रिसीव किया, तो ऑब्जर्वर के लिए एपरेंट टाइम पीरियड होगा TA. ठीक है. तो देखो वही यहां लिखा है. तो ऑब्जर्वर विल रिसीव द सेकेंड कंप्रेशन पल्स. ऑब्जर्वर विल रिसीव द सेकेंड कंप्रेशन पल्स आफ्टर टाइम TA, आफ्टर रिसीविंग द फर्स्ट पल्स.
तो ऑब्जर्वर के लिए एपरेंट टाइम पीरियड TA होगा। तो फिर यहां पे इक्वेशन क्या होगा, डायग्राम देखो, ये जो डिस्टेंस है ये VT है। नाउ दिस VT इज इक्वल टू V इंटू TA प्लस V0 इंटू TA। तो जो टोटल डिस्टेंस था VT, इसको लिखा जाएगा VTA प्लस V0 TA। तो वी कैन से VT इक्वल्स टू VTA प्लस V0 TA। TA कॉमन, वी कैन राइट V प्लस V0 इंटू TA। एंड देयरफॉर TA का मतलब एपरेंट टाइम पीरियड, तो TA का वैल्यू होगा V अपॉन V प्लस V0 इंटू T। इस टर्म को मैंने यहां पे डिवाइड कर दिया, तो TA का वैल्यू क्या होगा V अपॉन V प्लस V0 इंटू T। ये हो गया एपरेंट टाइम पीरियड। एंड व्हाट इज T? एक्चुअल टाइम पीरियड। तो एपरेंट टाइम पीरियड मेजर्ड बाय ऑब्जर्वर विल बी V अपॉन V प्लस V0 इंटू T। नाउ वी टेक द रेसिप्रोकल ऑन बोथ द साइड एंड वी विल गेट द एपरेंट फ्रीक्वेंसी। तो इसके बाद हम लोग फाइंड करेंगे एपरेंट फ्रीक्वेंसी। सो नाउ लेट अस कैलकुलेट एपरेंट फ्रीक्वेंसी। हमको एपरेंट टाइम पीरियड मिल गया है। एपरेंट टाइम पीरियड इज V अपॉन V प्लस V0 इंटू T। तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड हर्ड बाय द ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर को जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देगा या ऑब्जर्वर जो फ्रीक्वेंसी मेजर करेगा वो एपरेंट फ्रीक्वेंसी होगा। तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी NA will be reciprocal of TA, where TA is apparent time period। तो apparent frequency is reciprocal of TA। तो अभी हमको क्या करना है, इसका रेसिप्रोकल लेना है। तो ये हो जाएगा V प्लस V0 अपॉन V इंटू 1 अपॉन T। मैंने क्या किया, इसका रेसिप्रोकल लिया, तो इसका रेसिप्रोकल होगा V प्लस V0 अपॉन V इंटू 1 अपॉन T। पर 1 अपॉन T होगा एक्चुअल फ्रीक्वेंसी N का, मतलब सोर्स ने जो साउंड एमिट किया है उसका एक्चुअल फ्रीक्वेंसी N था, तो ये N था 1 अपॉन T, और NA होगा 1 अपॉन T है, और NA होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड रिसीव्ड बाय द ऑब्जर्वर इन मोशन। तो NA का फॉर्मूला V प्लस VO अपॉन V इंटू N। यहाँ पे V क्या है, स्पीड ऑफ साउंड, VO क्या है, स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर या वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, एंड N क्या है, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। अगर हम लोग एपरेंट फ्रीक्वेंसी और एक्चुअल फ्रीक्वेंसी कंपेयर करें, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी एमिटेड बाय द सोर्स एंड एपरेंट फ्रीक्वेंसी मेजर्ड बाय द ऑब्जर्वर, तो यहां पे एपरेंट फ्रीक्वेंसी कितना है, V प्लस VO अपॉन V इंटू N है। लुक एट दिस ब्रैकेट, इस ब्रैकेट का न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, दैट मींस दिस वैल्यू विल बी ग्रेटर देन 1। अगर ये ब्रैकेट ग्रेटर देन 1 है तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी हैज टू बी ग्रेटर देन N। तो conclusion is apparent frequency greater than actual frequency. Therefore, pitch or the frequency of sound appears to increase. Frequency of sound appears to increase when the observer moves towards the source of sound. तो अगर ये observer ऐसे move करे towards the source, तो frequency of sound received by the observer will be greater than the actual frequency emitted by the source. तो ये हो गया केस नंबर 2, ऑब्जर्वर मूविंग टुवर्ड्स द स्टेशनरी सोर्स। ओके, अभी इसमें देखो एक सेकंड केस भी बनेगा। ये केस क्या होगा, ऑब्जर्वर मूव्स अवे फ्रॉम द स्टेशनरी सोर्स। तो मतलब ये जो फॉर्मूला है ये किसके लिए है, ऑब्जर्वर इज मूविंग टुवर्ड्स द स्टेशनरी सोर्स। बट अगर ये ऑब्जर्वर अवे मूव करेगा, तो मतलब ऑब्जर्वर का मोशन ऐसे होगा, अवे फ्रॉम द स्टेशनरी सोर्स, तो फिर ऑब्जर्वर को कितना एपरेंट फ्रीक्वेंसी रिसीव होगा। तो केस कौन सा है, ऑब्जर्वर मूव्स अवे फ्रॉम द स्टेशनरी सोर्स। इसमें आपको सिर्फ साइन चेंज करना है VO का, यहां पे प्लस VO है, इधर हो जाएगा माइनस VO। सिर्फ ओनली साइन ऑफ VO विल चेंज, बाकी फॉर्मूला सेम होगा। तो इस कंडीशन में एपरेंट फ्रीक्वेंसी रिसीव बाय द ऑब्जर्वर का फॉर्मूला होगा V माइनस VO अपॉन V इंटू N। तो दिस इज द एपरेंट फ्रीक्वेंसी रिसीव बाय द ऑब्जर्वर व्हेन ऑब्जर्वर इज मूविंग अवे फ्रॉम द स्टेशनरी सोर्स। ऑब्जर्व करो, न्यूमरेटर इज V माइनस VO, डिनोमिनेटर इज V, का मतलब यहां पे न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, सो दिस ब्रैकेट विल बी लेस देन 1। And if this bracket is less than 1, apparent frequency will be less than actual frequency.
इसका मतलब when observer moves away from the stationary source, apparent frequency will be less than actual frequency. That means apparent frequency will decrease. तो ये हो गया डिस्कशन ऑफ केस नंबर 2. केस 3 में we discuss general form of Doppler's effect equation. तो डॉपलर्स इफेक्ट का एक जनरल इक्वेशन स्टडी करेंगे, यूनिवर्सल इक्वेशन जो सब केस में एप्लीकेबल होगा. तो केस 3 में जनरल फॉर्म ऑफ डॉपलर इफेक्ट इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है ये हर एक सिचुएशन में एप्लीकेबल होगा. बस इक्वेशन को ठीक से समझना है, उसके रूल्स को हमको समझना है. तो वी कैन अप्लाई दिस इक्वेशन टू एनी सिचुएशन ऑफ डॉपलर इफेक्ट. इक्वेशन क्या है? NA इज इक्वल टू V प्लस और माइनस VO डिवाइड बाय V माइनस और प्लस VS इंटू N. यहां पे NA क्या है? एपरेंट फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड बाय द ऑब्जर्वर. N क्या है? एक्चुअल फ्रीक्वेंसी एमिटेड बाय सोर्स ऑफ साउंड. व्हाट इज V? स्पीड ऑफ साउंड या वेलोसिटी ऑफ साउंड. What is VO? Velocity of observer. And what is VS? Velocity of source of sound. Numerator में we have two signs, plus or minus. Denominator में also we have two signs, minus और plus. But order देखो opposite है. ठीक है? अब ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है, उसके रूल्स को समझना है. रूल नंबर 1. In the above formula, upper signs are used. Upper sign का मतलब plus in the numerator and minus in the denominator. These are upper sign. Plus in the numerator and minus in the denominator. So in the above formula, upper sign that is positive in the numerator and negative in the denominator are used during relative approach. का मतलब during relative towards motion. तो ऑब्जर्वर एंड सोर्स के बीच में अगर रिलेटिव टुवर्ड्स मोशन हो रहा है, ध्यान से सुनो, ऑब्जर्वर एंड सोर्स ऑफ साउंड के बीच में अगर रिलेटिव टुवर्ड्स मोशन हो रहा है तो हमको इस फॉर्मूला के अपर साइन यूज करते हैं. अपर साइन का मतलब प्लस इन द न्यूमरेटर एंड माइनस इन द डिनोमिनेटर. इसका मतलब ड्यूरिंग रिलेटिव टुवर्ड्स मोशन फॉर्मूला क्या होगा? V प्लस VO अपॉन V माइनस VS इंटू N. During relative towards motion, V plus VO upon V minus VS into N. And second rule क्या है? Lower signs are used during relative recede. का मतलब during relative away motion. तो source and observer के relative away motion के लिए हमको lower sign यूज करना है. लोअर साइन का मतलब माइनस इन द न्यूमरेटर एंड प्लस इन द डिनोमिनेटर. ये होंगे लोअर साइंस, माइनस इन द न्यूमरेटर एंड प्लस इन द डिनोमिनेटर. तो लोअर साइन का यूज करने हैं ड्यूरिंग रिलेटिव रिसीड या ड्यूरिंग रिलेटिव अवे मोशन. तो ड्यूरिंग रिलेटिव अवे मोशन बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर फॉर्मूला क्या होगा? V माइनस VO upon V plus VS into N during relative away motion. तो upper sign for relative towards motion and lower sign for relative away motion. एक और रूल है जिसको समझना है. वो रूल क्या है? When you are deciding the sign of anyone, जब भी आप इसमें से किसी एक का साइन डिसाइड करोगे, एनीवन का मतलब आइदर ऑब्जर्वर या सोर्स, बिकॉज आपको साइन अप्लाई करने हैं VO एंड VS के लिए. आपको जो प्लस और माइनस साइन अप्लाई करना है वो किसको अप्लाई करना है? VO एंड VS के लिए, बिकॉज V तो हमेशा पॉजिटिव होगा और N भी तो हमेशा पॉजिटिव होगा. तो आपको साइन अप्लाई करने हैं VO एंड VS के लिए, बिकॉज VO कैन बी प्लस और माइनस, VS कैन बी माइनस और प्लस. तो रूल क्या बोल रहे हैं? When you are deciding the sign of anyone, anyone का मतलब either source or observer, anyone का मतलब either source या observer, then the other can be observer या source. का मतलब जब भी आप
सोर्स का साइन डिसाइड करोगे तो ऑब्जर्वर को एज्यूम करना है टू बी एट रेस्ट, एंड जब आप ऑब्जर्वर का साइन डिसाइड करोगे तो सोर्स को एज्यूम करना है एट रेस्ट। तो जब आप सोर्स एंड ऑब्जर्वर में से किसी एक का साइन डिसाइड करोगे तो दूसरे को एज्यूम टू बी एट रेस्ट मानना है। तो इन रूल्स को फॉलो करके ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। वी डिस्कस 4 केसेस, हम लोग 4 केसेस को डिस्कस करेंगे जिसमें हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। लुक एट केस नंबर 1। इन केस नंबर 1, सोर्स S and observer O are moving towards each other. केस 1 में सोर्स एंड ऑब्जर्वर आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर। सोर्स का वेलोसिटी Vs, ऑब्जर्वर का वेलोसिटी Vo। तो इस केस में एपरेंट फ्रीक्वेंसी मेजर बाय ऑब्जर्वर कितना होगा? तो हम लोग इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। पहले डिसाइड करते हैं ऑब्जर्वर का साइन क्या होगा, का मतलब Vo का साइन क्या होगा, वेदर इट इज प्लस और माइनस। तो इस रूल को फॉलो करेंगे। अगर मुझे ऑब्जर्वर के वेलोसिटी का साइन डिटरमाइन करना है पहले केस में, तो सोर्स को एज्यूम करेंगे एट रेस्ट। मुझे ऑब्जर्वर का साइन डिसाइड करना है तो सोर्स को एज्यूम करेंगे एट रेस्ट। तो अगर सोर्स को रेस्ट पे एज्यूम करेंगे तो ऑब्जर्वर का मोशन देखो टुवर्ड्स हो रहा है। ऑब्जर्वर इज मूविंग टुवर्ड्स द सोर्स बिकॉज मुझे Vo का साइन डिसाइड करना है। तो मैंने सोर्स को एज्यूम करना है एट रेस्ट बाय दिस रूल। तो अगर सोर्स को रेस्ट पे मान लेंगे तो ऑब्जर्वर का मोशन कैसे है? टुवर्ड्स। एंड अगर ये मोशन टुवर्ड्स है तो टुवर्ड्स मोशन के लिए अपर साइन, का मतलब Vo का अपर साइन, तो इसके लिए प्लस Vo। अभी Vs का साइन डिसाइड करना है। तो सोर्स का अगर साइन डिसाइड करना है तो ऑब्जर्वर को रेस्ट पे मान लो। तो अगर ऑब्जर्वर रेस्ट पे होगा तो सोर्स का मोशन कैसे है? टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, है ना। ऑब्जर्वर एट रेस्ट है तो सोर्स का मोशन कैसे? टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। इसका मतलब सोर्स के लिए भी टुवर्ड्स मोशन होगा, तो टुवर्ड्स मोशन के लिए अपर साइन, का मतलब यहां पे माइनस साइन आएगा। तो ये होगा V माइनस Vs। यहां पे भी मैंने अपर साइन यूज किया, इधर भी मैंने अपर साइन यूज किया। तो फॉर्मूला क्या हो गया? V प्लस Vo अपॉन V माइनस Vs इंटू N। ठीक है, तो ये होगा एपरेंट फ्रीक्वेंसी इन दिस केस। अभी यहां पे एपरेंट फ्रीक्वेंसी को एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से कंपेयर करो तो ब्रैकेट में न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, बिकॉज यहां पे V में प्लस Vo हो रहा है, यहां पे V में माइनस Vs हो रहा है। तो न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, इसका मतलब Na विल बी ग्रेटर देन N। तो इस केस में एपरेंट फ्रीक्वेंसी विल बी ग्रेटर देन एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, बिकॉज मोशन कैसे है? टुवर्ड्स मोशन में एपरेंट फ्रीक्वेंसी ऑलवेज इंक्रीजेस। कम टू केस 2। केस 2 में सोर्स ऑफ साउंड एंड ऑब्जर्वर, S का मतलब सोर्स ऑफ साउंड, O का मतलब ऑब्जर्वर। तो केस 2 में सोर्स ऑफ साउंड एंड ऑब्जर्वर आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर। They are moving away from each other. सोर्स का स्पीड Vs, ऑब्जर्वर का स्पीड Vo। तो इस फॉर्मूला से हम लोग एपरेंट फ्रीक्वेंसी को फाइंड करेंगे। पहले Vo का साइन डिसाइड करेंगे कि Vo पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। अगर मुझे Vo का साइन डिसाइड करना है तो सोर्स को एज्यूम करना है एट रेस्ट। तो अगर सोर्स को रेस्ट पे एज्यूम करेंगे तो ऑब्जर्वर का मोशन अवे है। विथ रिस्पेक्ट टू सोर्स ऑब्जर्वर का मोशन कैसे है? अवे। एंड अवे मोशन के लिए हमको क्या करना है? लोअर साइन यूज करना है। तो यूज द लोअर साइन फॉर Vo बिकॉज ऑब्जर्वर का मोशन अवे है, अवे मोशन के लिए लोअर साइन। तो Vo का साइन होगा माइनस, तो होगा V माइनस Vo। अभी Vs का साइन डिसाइड करो कि Vs पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। Vs का अगर साइन डिसाइड करना है तो ऑब्जर्वर को रेस्ट पे मान लो। तो अगर ऑब्जर्वर रेस्ट पे है तो सोर्स का मोशन कैसे है? अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। इफ ऑब्जर्वर इज एज्यूम्ड टू बी एट रेस्ट तो सोर्स का मोशन कैसे है? अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। एंड अवे मोशन के लिए हम लोग लोअर साइन यूज करते हैं। तो लोअर साइन क्या होगा? प्लस। सोर्स के लिए लोअर साइन होगा प्लस, तो यहां पे Vs का साइन प्लस होगा, तो देखो प्लस आ गया। तो इस टाइप के सिचुएशन के लिए सोर्स एंड ऑब्जर्वर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर,
एपरेंट फ्रीक्वेंसी का मामला V माइनस VO डिवाइड बाय V प्लस VS इंटू N होगा। कंपेयर करो, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर का मतलब NA विल बी लेस देन N। यहां पे एपरेंट फ्रीक्वेंसी विल लेस देन एक्चुअल फ्रीक्वेंसी का मतलब एपरेंट फ्रीक्वेंसी यहां पे डिक्रीज होगा। अवे मोशन है तो अवे मोशन में एपरेंट फ्रीक्वेंसी ऑलवेज डिक्रीजेस। केस 3, थर्ड केस में सोर्स एंड ऑब्जर्वर बोथ आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। सोर्स ऑफ साउंड एंड ऑब्जर्वर दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ऑब्जर्वर का वेलोसिटी VO एंड सोर्स का वेलोसिटी VS। यहां पे कंडीशन क्या होगा, बोथ ऑफ देम आर मूविंग विथ डिफरेंट वेलोसिटी। तो दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं, बट VO इज नॉट इक्वल टू VS। ऑब्जर्वर का वेलोसिटी एंड सोर्स का वेलोसिटी सेम नहीं होगा। तो इस केस में हम लोग फाइंड करेंगे एपरेंट फ्रीक्वेंसी। तो यहां पे सोर्स ऑफ साउंड ऑब्जर्वर को चेस कर रहा है, मतलब उसको फॉलो कर रहा है। ऑब्जर्वर आगे है, सोर्स उसके पीछे पीछे आ रहे हैं। यहां पे ऑब्जर्वर आगे चल रहा है, सोर्स उसके पीछे पीछे आ रहा है, का मतलब सोर्स ऑफ साउंड ऑब्जर्वर को फॉलो कर रहा है। तो पहले VO का साइन डिसाइड करते कि VO प्लस होगा कि माइनस होगा। सेम लॉ अप्लाई करो। अगर मुझे VO का साइन डिसाइड करना है तो सोर्स को एज्यूम करो एट रेस्ट। तो अगर सोर्स को रेस्ट पे मान लिया तो ऑब्जर्वर अवे जा रहा है, विथ रिस्पेक्ट टू सोर्स ऑब्जर्वर अवे जा रहा है। तो अगर ये मोशन अवे है तो अवे मोशन के लिए हम लोग लोअर साइन यूज करते हैं। लोअर साइन का मतलब निगेटिव साइन, तो VO के लिए निगेटिव साइन, तो ये होगा V माइनस VO। अभी VS का साइन डिसाइड करो। VS का साइन डिसाइड करना है तो ऑब्जर्वर को रेस्ट पे एज्यूम करो। तो अगर ऑब्जर्वर रेस्ट पे है तो विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर सोर्स कैसे जा रहा है, टुवर्ड्स। अगर ऑब्जर्वर रेस्ट पे एज्यूम करेंगे तो सोर्स का मोशन कैसे है, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, तो इसका मोशन टुवर्ड्स है। एंड टुवर्ड्स मोशन के लिए अपर साइन, टुवर्ड्स मोशन के लिए अपर साइन का मतलब VS के लिए अपर साइन यूज करेंगे। एंड अपर साइन क्या होगा, माइनस। तो यहां पे आ गया माइनस साइन। तो इस केस के लिए एपरेंट फ्रीक्वेंसी होगा V माइनस VO डिवाइड बाई V माइनस VS इंटू N। इस केस के लिए N क्या होगा, V माइनस VO डिवाइड बाई V माइनस VS इंटू N। नाउ वी कम टू केस नंबर 4। केस नंबर 4 में सोर्स एंड ऑब्जर्वर बोथ आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। केस नंबर 4 में ऑब्जर्वर एंड सोर्स दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, बट ऑब्जर्वर सोर्स के पीछे पीछे आ रहा है। का मतलब यहां पे सोर्स आगे जा रहा है, ऑब्जर्वर उसके पीछे पीछे आ रहा है। और इस केस में क्या था, ऑब्जर्वर आगे था, सोर्स उसके पीछे पीछे जा रहा है। तो यहां पे सोर्स इज फॉलोइंग द ऑब्जर्वर, यहां पे ऑब्जर्वर इज फॉलोइंग द सोर्स। तो इसके लिए अप्लाइंग द साइन कन्वेंशंस, तो VO का साइन क्या होगा, तो VO का साइन एज्यूम करने के लिए सोर्स को एज्यूम करो एट रेस्ट। तो विथ रिस्पेक्ट टू सोर्स ऑब्जर्वर इज टुवर्ड्स, ये मोशन कैसे है, टुवर्ड्स। एंड टुवर्ड्स मोशन के लिए अपर साइन, तो VO का अपर साइन प्लस होगा। एंड VS का साइन के लिए ऑब्जर्वर को एट रेस्ट मान लो, तो विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर सोर्स को जा रहा है अवे, विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर सोर्स को जा रहा है अवे। तो अगर सोर्स का मोशन अवे है तो अवे मोशन के लिए वी यूज लोअर साइन, तो लोअर साइन क्या होगा यहां पे, प्लस, तो इसके लिए प्लस हो गया। तो फिर NA होगा V प्लस VO डिवाइड बाय V प्लस VS इंटू N। ये होगा केस नंबर 4 का एपरेंट फ्रीक्वेंसी। तो ये होगा एक यूनिवर्सल फॉर्मूला ऑफ डॉपलर इफेक्ट इक्वेशन विच कैन बी एप्लीकेबल फॉर ऑल द केसेस ऑफ डॉपलर इफेक्ट। तो दिस इज केस नंबर 3। Okay, now at the end of Doppler's effect topic, we'll study some of the important points regarding Doppler effect. सबसे पहले assumptions to be followed while applying Doppler's effect equations या while deriving Doppler effect equations. तो अभी तक हमने जितने भी Doppler's effect के फॉर्मूले कैलकुलेट किए फॉर एपरेंट फ्रीक्वेंसी, उनमें हमने 3 assumptions को फॉलो किया है। और उसके बाद डिस्कस करेंगे कंडीशंस अंडर विच डॉपलर इफेक्ट इज नॉट एप्लीकेबल। ऐसे कौन से कंडीशंस होंगे जहां पे डॉपलर इफेक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा या ऑब्जर्व नहीं होगा।
तो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं assumptions to be followed while deriving Doppler's effect equations. Number 1, velocity of the source जिसका सिंबल हमने Vs लिया था and velocity of the observer जिसका सिंबल हमने Vo दिया था. तो velocity of source and velocity of observer are along the line joining the positions of source and observer. का मतलब Doppler's effect के फॉर्मूला में source का velocity and observer का velocity is along the line joining the source and observer. Their velocities are along the line joining the source and observer. Assumption number 2, velocity of source and velocity of observer is less than velocity of sound. Observer का velocity and source का velocity दोनों का velocity of sound से कम होगा, less होगा. And assumption number 3, medium or the wind is assumed to be at rest. तो हमने जितने भी Doppler's effect के equations लिखे हैं उसमें medium, that is wind or air, is supposed to be at rest. तो ये assumptions while applying Doppler's effect formula. Now we come to conditions when Doppler's effect is not applicable या not observed. Not applicable का मतलब there is no change in the frequency. का मतलब frequency of sound emitted by source and frequency of sound received by observer will be exactly same, no change. का मतलब apparent frequency equals to actual frequency. This is condition when Doppler effect is not applicable. का मतलब apparent frequency और actual frequency equal कब होगा? तो condition number 1, when source of sound and observer both are at rest. The Doppler effect is not applicable when source of sound and observer both are at rest. तो इनके बीच में relative motion होगा नहीं. Doppler effect तभी applicable होता है when there is a relative motion between source and observer. But अगर दोनों rest पे होंगे तो there is no relative motion, so there is no Doppler effect. का मतलब Vs और Vo दोनों जीरो होंगे. Condition number 2, when source and observer both are moving with the same velocity along the same direction. तो अगर observer and source of sound दोनों same direction में travel करेंगे with the same velocity, फिर भी दोनों के बीच में relative motion zero हो जाएगा. तो second case में relative motion zero है, Doppler effect is not applicable. Case number 3, when source and observer are moving in mutually perpendicular directions. तो अगर source का velocity and observer का velocity mutually perpendicular होगा तभी भी Doppler effect applicable नहीं होगा. And case number 4, when motion of the source of sound and observer are such that distance between them always remains constant. तो मतलब ऑब्जर्वर एंड सोर्स ऑफ साउंड दोनों मोशन में है बट उनके बीच का डिस्टेंस जो हमेशा कांस्टेंट होगा. अगर डिस्टेंस कांस्टेंट होगा तो रिलेटिव मोशन होगा नहीं. तो इस केस में भी डॉपलर इफेक्ट इज नॉट एप्लीकेबल अगर डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट. फॉर एग्जांपल व्हेन वन ऑफ देम का मतलब आइदर सोर्स ऑफ साउंड या observer is at the center of a circle while the other is moving along the circumference with uniform speed. For example, अगर observer जो है वो सर्कल के सेंटर पे है and source of sound is moving along the circumference with constant speed. तो इस केस में क्या होगा, उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा रेडियस होगा and radius of a circle is always constant. तो अगर डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर अगर कांस्टेंट है तो रिलेटिव मोशन होगा नहीं, डॉपलर इफेक्ट इज नॉट एप्लीकेबल. तो ये होंगे 4 केसेस अंडर विच डॉपलर इफेक्ट इज नॉट एप्लीकेबल. नॉट एप्लीकेबल का मतलब देयर इज नो चेंज इन द फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड बाय ऑब्जर्वर एंड एमिटेड बाय सोर्स. का मतलब NA will be equal to N. So these are conditions under which Doppler effect is not applicable. So we have discussed all the points related to Doppler's effect.